नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम जैसा कि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर चल रहा था, तो आज की इस वीडियो में इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। आज हमारी इसकी लास्ट क्लास है, यानी इस क्लास के बाद हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके मैंने आपको लगभग लगभग 39 क्वेश्चंस करा दिए हैं और आज इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, यानी टोटल मैं इसके क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको। 62 क्वेश्चंस हैं। इन 62 क्वेश्चंस में मैंने कोशिश की है कि आपको इस चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज करा दिया जाए और कम्प्लीटली इसके हर एक टाइप को आपके लिए हर एक टाइप को आपको समझा दिया जाए, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, पीवाईक्यू सेशंस भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। हालांकि पीवाईक्यू क्लास को बहुत कम लोग देखते हैं, मॉक टेस्ट वाली क्लासेस को बहुत अधिक लोग देखते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी लोग देखते हैं उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है कि मुझे उनकी पीवाईक्यू सीरीज़ भी कंप्लीट करानी है और साथ के साथ मुझे मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कराने हैं। तो आज ये हमारा आज ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कल फिर हमारे वही 3 दिन मॉक टेस्ट आपके रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के हम अपनी आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसमें हमारे 62 क्वेश्चंस हैं और 62 क्वेश्चंस को आप अच्छे से आपने तैयार अगर कर लिया होगा तो इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूटने वाला नहीं है। आप उस चैप्टर को, उस क्वेश्चंस को आसानी से बना के ले जाओगे। तो आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और साथ में अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि आपके इन तीनों क्लास में कंबाइन जो आपके 62 क्वेश्चंस थे इसमें से आप कितने कर पाए हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि कल हमने कितने 39 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, आज जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 25:24:25 है। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात बताना क्या है। आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने करे हैं। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि पुरुषों और महिलाओं का जो रेशियो है वो 24:25 दिया हुआ है दोस्तों। 24 रेशियो क्या दिया हुआ है, 24:25 दिया हुआ है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 24 रेशियो क्या दिया हुआ है, 24:25 दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि पुरुषों के ये पुरुष हैं, यानी कि ये मेल है और ये हमारे पास फीमेल है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इन्होंने बोला कि पुरुषों को 30% वृद्धि कर दी जाए। अगर पुरुषों में 30% वृद्धि कर दी जाएगी दोस्तों, तो मेरे हिसाब से कितना होगा, आप बोलोगे भैया 13/10 हो जाएगा। 13/10 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि 13 मल्टीप्लाई 24/10 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और महिलाओं के क्या है, महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो महिलाओं की संख्या में अगर 40% की वृद्धि कर दी जाएगी तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि 14/10 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। किसकी, 14/10 से 25 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। अब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो जो संख्या कट रही है उसको काट दो। देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको 2 से काटोगे तो ये 12 बार कट जाएगा। आप इसको 2 से काटोगे तो ये 7 बार कट जाएगा। यानी जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 के 36 का 6 हो जाएगा दोस्तों। और 12 कम 12, 12 और 3 कितना होता है, 15, यानी कि 156 हो जाएगा। और रेशियो 25 175 हो जाएगा। यानी अब जो नया रेशियो बन जाएगा महिलाओं का और पुरुषों का, वो बन जाएगा 156:175। यानी आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही है। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने आपको करा दिया था, चलो फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कहना चाह रहा है सेब, संतरे और आम की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या को 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया गया है, तो अब फलों का अनुपात कितना हो जाएगा? हम इसको मान लेते हैं 50 दोस्तों, हम इसको मान लेते हैं दोस्तों 70, और हम इसको मान लेते हैं 80। ठीक है, इसको हम 75% बढ़ा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कितना? अगर 75% दोस्तों बढ़ा रहे हैं तो 75% का मतलब 3/4 होता है, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों 7/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको मैं कितना 50% बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 3/2। इसको 3/2 लिख देंगे। और ये 40% बढ़ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं 14/10, यानी कि 7/5 कर सकते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 35 आएगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 20 आएगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हम कह सकते हैं 70:35 × 3 अनुपात 20:7 है। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा, ये 7 से 5 बार कट जाएगा, ये 7 से 10 बार कट जाएगा, यानी ये 5 से 2 बार कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से 4 बार कट जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 2:3:4 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको बात एकदम क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी एकदम। 2:3:4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन ही थी और कुछ इसमें था नहीं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहना चाह रहा है उसको आप एक बार समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आप एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कि इसको अटेम्प्ट करने की। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ने के इसको पढ़ के आप इसको क्या करेंगे? कोशिश करेंगे इसको एक बार अटेम्प्ट करने की। देखो पढ़ो इसको। क्वेश्चन कहना चाह रहा है थैले में एक थैले में 305 रुपए की राशि है। 4:5:7 के अनुपात में, ये 7 है दोस्तों, ये अनुपात में है ना, ये अनुपात में है। 5:4:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के क्रम से प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने बोला है कि इसमें कितने पैसे हैं? इसमें है 350 रुपए, 305 रुपए इसमें है थैले में, और उसमें अनुपात क्या है? अनुपात है 4:5:7 के अनुपात में कुछ पैसे हैं। 25 पैसे हैं दोस्तों, और 10 पैसे हैं, और 50 पैसे हैं। आपको इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? आप जब इसको पैसे बनाओगे, देखो सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या ये है, ये अनुपात में सिक्कों की संख्या है। और कितने सिक्के हैं? आप बोलोगे 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के। इससे टोटल कितने रुपए बन जाएंगे? आप बोलोगे भैया 1 रुपया बन जाएगा। इससे कितने रुपए बन जाएंगे? आप बोलोगे 0.5 रुपये बन जाएंगे। इससे कितने रुपए बन जाएंगे? आप बोलोगे 3.5 रुपये। यानी मैं कह सकता हूँ टोटल जो मेरे पास पैसे बन जाएंगे वो कितने रुपए बन जाएंगे? आप बोलोगे भैया 5 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, और टोटल मेरे पास पैसे कितने हैं? टोटल मेरे पास 305 रुपये है, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी यूनिट आ जाएगी? आप बोलोगे भैया 61 यूनिट आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 61 आ जाएगी। 61 आगे इतनी बात समझ में? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 61 आ जाएगी। कितनी? 61 आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए, इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या, तो आप 61 से मल्टीप्लाई कर दो जो अनुपात में दिया हुआ है। आप मल्टीप्लाई कर देंगे 61 की 4 से। जब आप 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही कम 4 हो जाएगा, और 4 छंग 24 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 305 ही आपके पास आएगा। आप 61 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 427 आपके पास आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो सिक्कों की संख्या हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 244, 305, 427 आपके पास सिक्के आ जाएंगे। यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, हमें जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था हमने वैसे वैसे सॉल्व किया। पैसे दिए हुए थे, हमने अनुपात से और सिक्कों से क्या बनाया? पैसे बनाए। उन पैसों को बराबर रखा, वहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, फिर इसमें 4 से, 5 से और 7 से मल्टीप्लाई कर दी। क्वेश्चन नंबर हम 43 की बात करते हैं, 43 की।
एक बैग में 216 रुपये क्रम से 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं ये हमें बताना है। ठीक है, बात इतनी आगे समझ में। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 2:3:4 के अनुपात में दोस्तों सिक्के हैं, और सिक्के है कितने, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे हैं और आपके पास 25 पैसे हैं। इतनी बात आपको एकदम क्लियर आ गई होगी समझ में। तो आप मुझे समझाइए ये टोटल कितने रुपए बन जाएंगे। आप बोलोगे भैया ये बन जाएंगे 2 रुपए आपके पास। ये कितने रुपए बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके पास 1.5 रुपया। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1 रुपया। ये टोटल आपके पास पैसे बन गए कितने, ये बन गए आपके पास 4.5 रुपये, यानी कि 4.5 रुपये आपके पास बन गए। और टोटल पैसे है कितने, आप बोलोगे 216। 216 किसकी वैल्यू है, 4.5 की। हमें निकालना क्या है, हम यहीं से निकाल सकते हैं। सिक्के कितने, 25 पैसे के सिक्के, यानी कि 4 का मान हमें निकालना है। 4 का मान निकालना। एक बात समझो, 4.5 की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, इससे कम होगी, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, यानी कि ये आप ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बाकी आप निकाल के देख लो, ये आ जाएगा इधर। आप इसको किससे डिवाइड करोगे, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे 9 बार, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे 8 बार, आप इसको 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 8 चौक 32 का 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी कि 192 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे इतनी बात समझ में आपको। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 की। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के 47 मिले, यानी कि 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के जो हैं वो 47 सिक्के हैं, उसके सिक्के हैं उसके पास। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या बताना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने गलत तरीके से नोट किया है। आप एक बार मुझे 1 सेकंड का समय देंगे, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आप कर पाओगे तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करके देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले, यानी कि ये हमारे पास 47 कोई नंबर नहीं है। आप इसको दोस्तों, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको हटा देंगे यहाँ से ना, तो 47 नहीं है ये हमारे पास। यही क्वेश्चन है कि आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के कुछ सिक्के मिले यदि, ठीक है, सिक्के मिले है ना। और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर दोबारा से एक बार समझेंगे। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, और हाँ, और क्या हो, और दोस्तों कुल राशि 6 रुपये है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं। देखो आसान क्वेश्चन है ना, आप एक बार समझने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। देखो 10 पैसे के सिक्के हैं दोस्तों, और हमारे पास एक 20 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, उसने पूछा है उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, उसके पास टोटल 6 रुपये हैं। आप इसको हिट एंड ट्रायल से लगा लो क्वेश्चन को, आप उसको क्या कर लो, आप इसको हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन को लगा लो। आपके पास सिक्के कितने हैं, आप बताओगे भैया 50 सिक्के हैं मेरे पास, यानी 50 मेरे पास टोटल सिक्के हैं, 50 टोटल सिक्के हैं। आप हिट एंड ट्रायल से जाओगे तो कैसे जाओगे, ये कॉइन्स है मेरे पास है ना, कॉइन्स 50 कॉइन्स है, और टोटल ये मेरे पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट। इतनी बात आपको एकदम क्लियर आ गई होगी समझ में। और सिक्के ये हैं 10 पैसे और 20 पैसे के। इसने बोला कि हमें बताना है कि 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। मैं हिट एंड ट्रायल से जाता हूँ, मैं मानता हूँ कि 20 पैसे के मेरे पास 10 सिक्के हैं। अगर 20 पैसे के 10 सिक्के हुए तो कितने पैसे बनेंगे यहाँ पे, यहाँ बन जाएंगे 2 रुपये। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और बाकी के 40 सिक्के कितने हैं, अब 40 सिक्के किसके हैं, अब 40 सिक्के हो जाएंगे 10 के, यानी कि यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 40 सिक्के ये हैं और 210 सिक्के ये हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपये, और यहाँ पे टोटल कितने रुपए बन जाएंगे, 4 रुपये, और टोटल मिला के कितने रुपए बन जाएंगे, आप बोलोगे 6 रुपये, यानी कि हिट एंड ट्रायल से हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आगे ये आपको बात समझ में, हमारा हिट एंड ट्रायल से क्या हो गया, हमारा हिट एंड ट्रायल से पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर आ गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पर। ये 10 पैसे, ये 10 सिक्के हैं और ये 50 सिक्के हैं। ठीक है, ये कॉइन्स है दोस्तों, कॉइन्स, और ये हमारे पास पैसे हैं। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर अपना 45 की हम बात करते हैं। ये 55 कहाँ से आ गया, 45 की हम बात करते हैं दोस्तों, ये 45 होगा।
ऐसा है ना कि कंटेंट आपका ये मैं ही बनाता हूँ, तो थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ी बहुत गलती अगर हो जाए तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं हो ना। ये 45 नंबर क्वेश्चन, देखो आगे का कोई क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, 45 ही है। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है उसको समझेंगे एक बार। एक बैंक में 10 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 14:6:10 के अनुपात में है। सभी सिक्कों को मिलाकर उसका कुल धन जो बनता है वो 64.50 रुपए बनता है। यदि केवल 1 रुपए के सिक्के स्वीकार्य है तो कम मूल्य वर्ग के नहीं। अच्छा, यानी कि 1 ही रुपए का सिक्का क्या है, उसमें एक्सेप्ट है। तो मौजूद राशि को 2 गुना करने के लिए 1 रुपए के कितने सिक्के की जरूरत और पड़ेगी। ठीक है, मौजूदा राशि को 2 गुना करने के लिए उसको 1 रुपए के सिक्के की कितनी जरूरत पड़ेगी, ये हमें क्वेश्चन बताना है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, आप समझोगे। आसान आपके पास प्रश्न है। देखो, मुझे आप एक बात बताइए, हमारे पास सिक्के किसके हैं? एक तो 10 पैसे का सिक्का है हमारे पास, एक हमारे पास 25 पैसे का है, एक हमारे पास 50 पैसे का है और एक हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है। ये कितने सिक्के हैं हमारे पास? ये 14 सिक्के हैं। ये हमारे पास 6 सिक्के हैं। ये हमारे पास 10 सिक्के हैं और ये हमारे पास 5 सिक्के हैं। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आ गई? अब टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, आप एक बार इनके टोटल पैसे निकाल लो कितने हो जाएंगे। देखो, ये हो जाएगा 1.4 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, यानी कि 1.5 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया ये हो जाएंगे पूरे पूरे 5 रुपये, और ये हो जाएंगे ये भी पूरे पूरे 5 रुपये हो जाएंगे। 5 और 5 10, 10 और 2 12, इनकी 12.9, 12.9 रुपये मेरे पास हो गए। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी, ये मुझे आप बताइए एक बार। अगर 12.9 रुपये मेरे पास हो गए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? इस 12.9 रुपये का ये किसके बराबर है? आप बोलोगे भैया ये 12.9 बराबर है हमारे जितने पैसे दिए हुए हैं। पैसे कितने दिए हुए हैं? आप बोलोगे 64.5 पैसे दिए हुए हैं। और ये बराबर किसके हैं? ये हमारे बराबर है किसके? 12.9 के। तो एक इकाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 5 हो जाएगी। 12×5 = 60 हो जाएंगे, 9×5 = 45 हो जाएंगे, 5 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई? अब मुझे एक बात बताइए आप दोस्तों, अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू 25 हो जाएगी, यानी यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब 1 रुपए के जो सिक्के हैं हमारे पास वो 25 है, यानी 1 रुपए से जो हमारे पास पैसा बन रहा है, 1 रुपए से जो हमारे पास पैसा बन रहा है वो कितना बन रहा है? आप बोलोगे भैया 1 रुपए से 1 × 25 हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएंगे? हमारे पास 25 रुपए बन रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी? बोलो, इतनी बात आपको क्लियर होगी? अब आप मुझे बताओ, इसकी 2 गुना राशि कितनी हो जाएगी? इसकी 2 गुना राशि चाहिए ना, इसने बोला ना क्वेश्चन में कि इसकी 2 गुना राशि चाहिए, तो इसकी 2 गुना राशि कितनी हो जाएगी? 64 दूनी 128 और ये हो जाएगा आपका 129, यानी 129 आपके पास हो जाएंगे। यानी 129 रुपये चाहिए, एक एक सिक्के के 129 सिक्के चाहिए। अब इसमें से हमारे पास कितने सिक्के आ गए? 25 सिक्के हमारे पास हैं, तो बचे हुए सिक्के कितने होंगे? आप बोलोगे 104 सिक्के होंगे, 104। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो हमारे पास सिक्के की आवश्यकता है वो 104 सिक्कों की आवश्यकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी एकदम। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 की। एक एक लड़का 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए लगातार लागत वाली 3 अलग-अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है, तो कलम पर कुल 117 रुपए का क्या करता है? खर्च करता है। अगर यह मालूम होता है कि वह हर तरह की कलम कम से कम एक कलम खरीदता है, तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? कलम की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, हमें इसको बताना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं मान लेता हूँ कि कलम पेन मेरे पास 3 पेन है ना, 3 पेन ही खरीद रहा है, तो एक पेन ए मान लेते हैं, एक पेन बी मान लेते हैं और एक पेन सी मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 पेन हमने मान लिए। एक पेन हमारे पास कितने रुपए का? ये है हमारे पास 2 रुपए का, ये हमारे पास 2 रुपए का है। ये हमारे पास कितने रुपए का? ये हमारे पास 5 रुपए का है। और ये वाला पेन हमारे पास कितने रुपए का? ये हमारे पास 10 रुपए का। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी समझ में। अब पेन की न्यूनतम संख्या हमें बतानी दोस्तों कितनी होगी? पेन की क्या न्यूनतम संख्या हमें बतानी है कितनी होगी? अब इसने बोला है दोस्तों, अगर पेन की न्यूनतम संख्या हमें चाहिए तो आप मुझे एक बात बताइए। देखो, इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा रुपए किस पे लग रहे हैं?
इसमें सबसे महंगा जो पेन है वो सी नंबर का है ना। जो सी का पेन है, सी प्रकार का जो पेन है, उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, सबसे अधिकतम होनी चाहिए, है ना। जो सी हमारा पेन है, उसके पास आप बोलो जो सी पेन है वो कितने है, वो 10 रुपए का है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी भाई, 10 रुपए का है सी पेन, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, उसने क्या बोला, उसने बोला कि कुल जो पेन उसने खरीदे, उसने कुल पेन जो खरीदे, उसने कुल पेन 170 रुपये का खर्च करिए। आप मैं मान लेता हूँ उसने यहाँ पे 11 पेन खरीदे होंगे, ये इसने 11 पेन खरीदे होंगे, तो यहाँ पे इसके कितने रुपए खर्च हुए होंगे, इसके हुए होंगे 110 रुपये खर्च। अब बचे 7 रुपये। अब 7 रुपये बचे तो एक पेन इसने यहाँ पे खरीद लिया होगा दोस्तों, और एक पेन खरीद लिया होगा यहाँ पे, यानी कि एक पेन ये खरीद लिया होगा। अब जो टोटल पेन खरीदे गए, अब तक टोटल पेन कितने खरीदे गए, 13 पेन खरीदे गए। भाई यही तो हमें बताना है, टोटल कितने पेन खरीदे गए, 13 पेन, यानी कि एक पेन ये है, एक 2 रुपए वाला, एक पेन 5 रुपए वाला, और 11 पेन हमारे पास कितने हैं, 11 पेन हमारे पास है दोस्तों 10 रुपए वाले। तो उसने न्यूनतम पेनों की बात करी है ना, कि न्यूनतम पेन कितने खरीदे जा सकते हैं। भाई न्यूनतम पेन तब खरीदे जा सकते हैं जब सबसे ज़्यादा महंगा वाला पेन हम खरीदें। अगर आप सोचो, हमें कुछ पैसा दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है, उसमें बोला गया है कि उसमें तुम न्यूनतम चीज़ लेकर आनी है, तो न्यूनतम चीज़ तभी तो लेके आओगे जब महंगी महंगी चीज़ लेके आओगे। भाई क्वांटिटी तो तभी ज़्यादा कम होगी जब तुम्हारे पास अधिक पैसे की होगी। जैसे हमने यहाँ पे 10 रुपए के कितने पेन खरीद लिए, 11 पेन खरीद लिए। अगर 10 रुपए के हम 11 पेन ना खरीदते, अगर 10 रुपए के हम 3 पेन खरीदते, तो जो बचा हुआ पैसा होता है, यानी कि 30 रुपए जो हमारे पास यहाँ लग जाते, और बचे हुए जो पैसे होते, उससे 2 रुपए और 5 रुपए वाले बहुत सारे पेन खरीदे जा सकते थे। क्योंकि हमें न्यूनतम संख्या निकालनी पेनों की, तो हमें सी रुपए का जो पेन है ना, ये 10 रुपए वाला जो पेन है, ये हमें अधिकतम खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे, और बाकी के पेन हमारे कम पैसे के हैं, तो यहाँ पे हम टोटल पेन खरीद पाएंगे 13। आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। एक पति ने अपने 3 बेटे ए बी सी को क्रम से 6, 4 और 5 के अनुपात में कुल सोने के सिक्के दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, बी ने 50 अपनी सास को भेंट कर दिए, और सी ने यात्रा के दौरान इसमें 80 को खो दिया। ठीक है, ठीक है। 3 बेटे हैं, इसने इतने अनुपात में, ठीक है। ए बी सी के पास शेष जो सिक्के बचे, उसके पास सिक्के बचे, इनके पास 5:3:2 के अनुपात में बचे। पिता द्वारा उनके बेटों को दिए गए जो कुल सिक्के थे वो कितने थे, ये हमें बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 3 बेटे हैं, एक बेटा है ए, एक बेटा है बी, एक बेटा है सी, ठीक है। अब इसके पास 6 अनुपात में है सिक्के, इसके पास 4 के अनुपात में है, इसके पास 5 के अनुपात में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ए ने क्या काम करा, ए ने अपने पैसा खो दिया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों, इसके पास 6 पैसा था, यानी हम कह सकते हैं कि उसके पास 6x थे। ये ए की मैं बात मान लेता हूँ। ए के पास 6x थे, उसने कितने रुपए खर्च किए, उसने 70 सिक्के क्या कर दिए, अपने दोस्त को दे दिए, यानी कि 70 इसने माइनस कर दिए। अब इसके पास बचा क्या, इसके पास बचे 5, तो मैं इसको 5/22 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं बी के साथ। बी के साथ क्या हुआ, 4x सिक्के हैं, उसने कितने 50 सिक्के क्या कर दिए, अपने दोस्त को, अपनी सास को भेंट दे दिए। अब उसके पास बचे कितने, 3/22 बचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी की, तो सी के पास कितने थे, 5x सिक्के थे, और 5x में से उसने क्या कर दिए, 80 सिक्के खो दिए, और अब जो उसके पास बचे वो कितने बचे, 2/सिक्के उसके पास बचे। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी दोस्तों, इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से 3 इक्वेशन से 2 वेरिएबल आराम से यहाँ पे इन 2 वेरिएबल का क्या निकाल सकते हो, मान निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ये 4 है, 4 है ना, ये 4 है, ठीक है। अब एक काम करो, आप इन दोनों इक्वेशन को, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको एक काम करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस के 70 बराबर 5/, और ये हो जाएगा दोस्तों 4x माइनस के 50 बराबर 3/। तो इसकी तो आप करो किससे मल्टीप्लाई, 2 से, और इसकी आप करो 3 से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x, और माइनस के ये हो जाएगा 140,
और बराबर हो जाएगा ये आपके पास 10 बाई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 12x और माइनस के हो जाएगा दोस्तों आपके पास कितना 150 और ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 3 9 बाई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घटा देंगे सब में से, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास 10, यानी कि बाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी। अब अगर बाई की वैल्यू 10 आ गई तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 50, 50 और 60 इधर इधर ले आओ आप, बाई की वैल्यू इसमें रख दो, ये हो जाएगा 6x माइनस के, ये बराबर मैं कर दूं बाई की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 50, 50 और 70 कितने हो जाएंगे 120, यानी x के मान मेरे पास कितना आ जाएगा, x का मान मेरे पास आ जाएगा 20। तो x का मान तो 20 आ गया और बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया 10। तो अब इसने पूछा क्या पिता ने पहले कितने पैसे दिए थे, तो आप एक काम करो, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इन सबको ऐड करने के बाद उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यही तो टोटल हमारे पास पैसा है, यही तो टोटल पैसा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 15 यूनिट। अब इस 15 की मल्टीप्लाई कर दो या 15x बोल दो आप इसको, जब हम इसको x मान के चल रहे हैं तो 15x मान दो इसको, ये हो जाएगा आपके पास 15x। अब 15 की मल्टीप्लाई आप 20 से कर दो तो आंसर जो आपके पास आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, वो आएगा 300, यानी कि उसने पैसे कितने रुपए दिए, 300 रुपये उसने बांटे। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 48। निखिल और रीता की आय 21 वर्ष के अनुपात में, 21 के अनुपात में, 21 नहीं 2:1 के अनुपात में होना चाहिए ये, निखिल 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 और रीता, निखिल और रीता की जो आपके पास आय है ना, आय है, आय सॉरी, ये आय है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ना एक सेकंड का समय देंगे और समझेंगे बात को ना, ये दोस्तों 2:1 के अनुपात में है। ये 2:1 के अनुपात में है ना, किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, इसको मैं कह दूंगा कि 2 अनुपात, ठीक है, ये 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रीता दोनों की कुल मिलाकर जो मासिक बचत है वो 10,000 है, कुल मिलाकर दोनों की, तो प्रत्येक मासिक बचत कितनी है ये हमें बताना है। प्रत्येक की मासिक बचत कितनी है ये हमें दोनों का बताना है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करने जाओगे तो ये आपके पास क्या है, आप इसको अगर करने जाओगे तो आप पाओगे कि ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। चलो करते हैं इसको फिर दोस्तों, निखिल और रीता के, देखो आप समझो एक बात को, आप मुझे एक बात बताइए, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि, इसने ये भी तो बोला है हमें कि खर्च करते और 4:1 के अनुपात में बचाते हैं, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब अगर यदि वे निखिल और रीता दोनों की कुल मासिक जो आय है वो अगर 10,000 रुपये है, कुल मासिक आय कितनी है, कुल मासिक आय अगर इनकी 10,000 रुपये है, तो दोस्तों हमें बताना है कि इनकी जो मासिक आय होगी वो प्रत्येक की वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलो आपको एकदम बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखो चलो करते हैं, आप एक बात बताइए मुझे, इनकी जो बचत का अनुपात है वो कितना अनुपात है, इनकी बचत का अनुपात है दोस्तों 4:1 और टोटल बचत कितनी है इनकी, टोटल बचत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 5 यूनिट हो जाएगी। यानी इस 5 यूनिट का मान मुझे दे रखा है, इस 5 यूनिट की वैल्यू मुझे दी हुई है ना, टोटल बचत कितनी है इनकी 10,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है दोस्तों कितनी, 10,000 दी हुई है। तो आप इसको 5 यूनिट को काटोगे तो यहाँ से आप अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने चाहोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। अब बताना क्या है, अब बताना है इनका टोटल बचत। तो आप मुझे बताइए, अगर इनकी टोटल बचत मैं बताता हूँ अलग अलग, टोटल बचत अगर मैं इनकी अलग अलग बताता हूँ तो कितनी आएगी, आप देखो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 2,000 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 8,000। और इसकी मल्टीप्लाई भी आप 2,000 से करोगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है ना, तो ये आपके पास 2,000 आ जाएगा। यानी टोटल बचत इसकी कितनी हो जाएगी 8,000 और इसकी कितनी हो जाएगी 2,000 हो जाएगी। अब हमें तो इनकी आय बतानी है, मासिक आय कितनी है, आ गई ना आपको बात समझ में।
तो आप इनकी आय की बात करो। देखो इसने बोला है कि निखिल निखिल और जो रीता है उसकी आय जो है वो 2:1 के अनुपात में। मैं मान लेता हूँ इसकी 2x है और इसकी x है। अब इसने कितने रुपए, ये तो आय है, और इसने खर्च कितने करे, 5 और 3 के अनुपात में खर्च करे। मैं मान लेता हूँ इसको 5 बाई खर्च करे होंगे इसने, और इसने 3 बाई खर्च किए होंगे। और क्योंकि बचत इनकी अलग अलग दी हुई है, इसकी 8,000 बचत है और इसकी 2,000 बचत है। बात इतनी आगे समझ में? तो इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा भैया 2x माइनस ये हो जाएगा 6 बाई, और ये हो जाएगा आपके पास 4,000। बात आ गई समझ में? बोलो बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अब दोनों को क्या करो, घटा दो, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप यहाँ से बाई का मान निकाल लोगे, बाई का, ये बाई बराबर आपके पास आ जाएगा 4,000। बाई बराबर आपके पास 4,000 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो? अब इनकी क्या निकालनी, बाई बराबर अगर 4,000 आ गया, इनकी आय निकालनी है दोनों की, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो बाई बराबर 4,000 है तो ये कितना हो जाएगा, 4×5 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बाई की वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2x बराबर, देखो 5×20 होता है, 20 और 18 कितने होते हैं, 20 और 10 कितने होते हैं, 28 होते हैं, ये 28,000 आ जाएगा। आगे नहीं बात समझ में, 28,000 आ जाएगा। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, एक की आय तो 28,000 हो जाएगी। भाई 2x की तो वैल्यू निकालनी, यही तो आय है उसकी, ये आय ही तो है 2x। अब जब दोस्तों 2x की वैल्यू 28,000 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000। यानी कि एक की आय हो जाएगी हमारे पास 28,000 और एक की आय हो जाएगी हमारे पास 14,000, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नहीं बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 49 नंबर की। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 के अनुपात में है। वे क्रम से 5,200 रुपये और 3,600 रुपये बचाते हैं, उनकी आय बतानी कितनी होगी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें एक चीज करके दी हुई है, उसमें दी हुई नहीं थी बस। आप एक बात बताइए, मैं मान लेता हूँ उसकी आय जो है वो 10x है और दूसरे वाले की आय 6x है, और इसने कितना खर्च किया, उसने व्यय करा 18 बाई और इसने व्यय करा 10 बाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसने जो पैसे बचाए वो बचाए 5200, और दोस्तों इसने जो पैसे बचाए वो बचाए 3600। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, बात आ गई समझ में? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को किसी 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आपके पास ये वाली जो इक्वेशन बन के आएगी, ये बन के आएगी 5x माइनस के 9y बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 26 दूनी 52 होते हैं, ये आ जाएगा। अगर इस वाली इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 3x माइनस के, ये हो जाएगा 5 बाई, और बराबर हो जाएगा दोस्तों 1800 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो और इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो 3 से। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगी दोस्तों, वो क्या बन के आ जाएगी, मैं इनको आगे लिख देता हूँ इनके, है ना। जब ये इक्वेशन बन के आएगी, ये हो जाएगा 15x और माइनस हो जाएगा 9×27 और ये बराबर हो जाएगा 26 या कितने होते हैं, 26 होते हैं 3×6 = 18, 6×18 और ये हो जाए 78, तो 7800 हो जाएंगे। अब इसकी जब 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 18×5 90 हो जाएंगे और 5×5 25 हो जाएंगे और ये हो जाएगा दोस्तों 15x। ठीक है, इसको इक्वेशन को सोल्व करोगे आप तो क्या पाओगे, आप इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो एक काम करो, आप इस वाली इक्वेशन को घटाओ, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये वाली संख्या कट जाएंगी, ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 2y और बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 1200, है ना। तो बाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 600 आ जाएगी। बाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू आपके पास 600 आ जाएगी, है ना। अगर बाई की वैल्यू 600 आ गई, उसने पूछा कि आय कितनी है, अगर बाई की वैल्यू 600 आ जाएगी तो मुझे बताइए आप आय कितनी हो जाएगी इनकी। बस आप 10x और 6x की वैल्यू निकाल दो। देखो बाई की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, बाई की वैल्यू हो जाएगा 10x और बराबर कितना हो जाएगा, 18 कितने होते हैं, बोलो 18 कितने होते हैं, 12 नंबर 108 होते हैं, तो 18 108 हो जाएंगे। तो 108 यानी कि ये हो जाएंगे आपके पास 108 यानी कि 10,800 हो जाएगा। 10,800 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, किसमें, अगर मैं 5200 में 10,800 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे आएगा भैया हमारे पास ये कितना, ये 6,000 बन जाएगा, यानी कि 16,000 हो जाएगा। इसकी जो आय हो जाएगी वो हो जाएगी 16,000
और जब एक की आय 16,000 हो जाएगी, दूसरे की आय जाएगी 96,000, क्योंकि एक ही हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो मैच कर पा रहा है, यानी डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो 10x, क्योंकि 10x थी पहले वाले की क्या आय, तो हमने इसकी आय निकाल दी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 16,000। ठीक है दोस्तों, बात आ गई आपको समझ में कि नहीं आ गई? 16,000 आपके पास इसकी आय आ जाएगी। और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 6x। देखो अब आप समझो, इसकी वैल्यू कितनी है, 10x की वैल्यू अगर 16 है तो 6x की कितनी हो जाएगी, 16 छंग 96, यानी कि 9600 हो जाएगी, यानी मैं कह सकता हूँ 9,600 आ जाएगी। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आ गई? क्वेश्चन नंबर 50 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहना चाह रहा है? दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है, उनकी व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की बचत 4,000 रुपए है तो उनकी आय बतानी, आय का अंतर बताना। क्या आप इस क्वेश्चन को बता नहीं सकते? देखो ए और बी है और इनकी आय 2:3 के अनुपात में है। इनका जो खर्च है, ए और बी का जो खर्च है, तो आप डायरेक्ट ही करो ना, इतना क्यों आप वो कर रहे हो, आप डायरेक्ट ही करो, ये हो जाएगा आपके पास 2x आय, और इसमें से खर्च निकाल दो 4/, और ये बचत कितनी हो जाएगी, ये 4,000 बचत हो जाएगी। और दूसरी वाली कितनी है, दूसरा वाला कितना है दोस्तों, दूसरा है हमारे पास 3x और माइनस के 7y, और बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 4,000 बचत बता रहा है। दोनों को बराबर कर लो आप, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6x माइनस की 4×12 और बराबर हो जाएगा 12,000। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस के 7×14 और बराबर हो जाएगा आपके पास 12,000, 12,000 नहीं 8,000। ठीक है, बात इतनी आ गई समझ में? दोनों को इक्वेशन को माइनस कर दो, ये कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4,000। यानी मैं कह सकता हूँ बाई की जो मान है मेरे पास वो कितना है, वो है मेरे पास 2,000। बाई का मान कितना है, 2,000। अगर बाई का मान 2,000 हो गया तो दोस्तों इसने पूछा क्या है, आय का अंतर बताना, तो यहाँ से x का मान निकाल लो आप। जब बाई का मान कितना हो गया 2,000, तो 2,000 इसमें ऐड करूंगा, तो इस वाली इक्वेशन में रख दो आप, इस वाली इक्वेशन में आप इसका बाई का मान रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x और माइनस के ये बराबर कर दो, बाई का मान यहाँ रख दो, 4 दूनी 8,000 हो जाएगा, 8 4 12,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6,000 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000। तो इनकी आय का अंतर बताना, इनकी आय का अंतर है कितना, हमने ये 2x माना था या 3x माना था, तो x ही इनकी आय का अंतर है। तो 1x बराबर कितना है, 6,000, तो 6,000 ही इसका आंसर हो जाएगा, 6,000 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ 51 नंबर क्वेश्चन की। एक व्यक्ति का क्रम से किराया जो है, स्कूल की फीस और घरेलू सामान का मासिक व्यय कितना है, 3:4:6 के अनुपात में है। प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस जो है वो 56,000 है। ठीक है, और उसकी वार्षिक आय क्या होगी ये बताना है। ओके, प्रत्येक माह के लिए क्या है उसका, प्रत्येक माह के लिए जो वार्षिक फीस है दोस्तों, फीस आप मुझे बताइए, इसमें 3 अनुपात दे रखे हैं, 3:4:6 दिया हुआ है। ये तो आपके पास किराया है, यानी मैं इसको रेंट बोल देता हूँ। ये आपके पास फीस है, फीस यानी कि एफ बोल देते हैं इसको। और ये है दोस्तों घरेलू सामान, यानी कि इसमें बोल देते हैं आप कुछ भी बोल दो, चलो घरेलू सामान बोल दो आप, होम का सामान बोल दो, होम हाउस का। ठीक है, अब इसने बोला कि जो फीस है ना, फीस वो 56,000 है। तो आप मुझे बताओ, जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 56,000 दी हुई है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000 हो जाएगी। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? 14,000 हो जाएगा। अब इसमें बोला क्या है, इसका पैसा जो है इस तरीके से खर्च होता है, बचाता कुछ नहीं है। तो आप एक काम करो, ये कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। तो आप इसके 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 13 यूनिट की, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 13 यूनिट हो जाएगा। ये टोटल 13 यूनिट तो होगा, तो 13 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें आप, तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो तो है ही हमारे पास, तो 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 कम 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 और 5 हो जाएगा 18। इतनी बात आगे समझ में? अब ये मासिक आय हो गई उसकी, मासिक आय। अब इसकी मल्टीप्लाई आप 12 से कर दो, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फाइनेंस, मतलब कि अब वार्षिक, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 12 से कर दो, तो 3 जीरो तो आपके पास आ ही जाएंगे ये। ठीक है, 12 दूनी 24 का 4 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा, 96 और 2, 96 और 2 98 हो जाएगा दोस्तों, 9 बचेगा, 12 कम 12 और 9 हो जाएगा आपके पास 21।
यानी मैं कह सकता हूँ 21,84,000 उसकी क्या थी, इनकम थी। 21,84,000, बहुत तगड़ा पैसा कमा रहा भाई ये। 21,84,000 उसकी इनकम थी। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसने दिया भी हुआ है, कुछ बचत नहीं हो रही। जब बचा ही नहीं रहा तो इतना पैसे का क्या फायदा, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 52 की। देखो, मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन जो है 3:4:5 के अनुपात में है। प्रत्येक वेतन में 10%, 25%, 20% की वृद्धि करने के बाद यदि उनका संशोधित वेतन की कुल राशि जो है 28,600 हो जाती है, तो मुकेश का मूल वेतन बताना कितना हो। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। पहले तो आप करो कि मैं मान लेता हूँ मुकेश का जो इनका वेतन हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। मैंने इसलिए बड़ी बड़ी संख्या ली क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। इसका 10% वृद्धि कर रहे हैं यानी कि 11, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा भैया 11 या 33 यानी कि 300, ये हो जाएगा 33। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर हम 10% की वृद्धि करते हैं तो, अगर इसमें हम कितने 25% की वृद्धि करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 5 यानी कि 5/4, तो ये हो जाएगा 50 आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हमने करी, 25% की वृद्धि करी। थोड़ा सा ना होच पोच हो जाएगा मामला, बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ना। ये हो जाएगा दोस्तों 30, मैंने इसको माना, ये माना मैंने 40 दोस्तों, और ये माना मैंने 50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मुझे 10% की वृद्धि की, और 10% की वृद्धि करने के बाद ये हो जाएगा मेरे पास 33। इसमें मैंने 25% की वृद्धि की, और 25% की वृद्धि करने के बाद ये हो जाएगा मेरे पास 50। इसमें मैंने कितने की वृद्धि की, ये 20% की वृद्धि की, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 60। 20% की वृद्धि की कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात आ जाएगा आपके पास, क्या अनुपात आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा आपके पास नया। अब इसका जो योग है वो कितना है, आप बोलोगे इसका जो सम है वो है 143। अब 143 की वैल्यू ही हमें दी हुई है दोस्तों, कितनी, 143 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास इतनी। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, बोलो। 1 यूनिट की वैल्यू निकल सकती है, बहुत आराम से निकल सकती है, 200 आ जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी, हमें क्या बताना है, हमें बताना है मुकेश का स्टार्टिंग वाला वेतन यानी कि मूल वेतन। ठीक है, मूल वेतन हमें बताना है, तो यानी कि इसकी मान हमें बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 200 यानी कि 6000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6000। समझ रहे हो, 6000 इसका आंसर हो जाएगा, 6000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 53 की। ठीक है, जानवी की आय जननी की से 4 गुना है। जानवी की जो आय है ना वो जननी से 4 गुना है। ये जननी है, इसको JNN लिख देते हैं, और ये है जानवी, इसको JB लिख देते हैं। जानवी की आय जननी की आय से 4 गुना है। मैं मान लेता हूं इसकी आय 1 है तो इसकी हो जाएगी 4, यानी कि 4:1 के अनुपात में है। अब से 10 वर्ष बाद जानवी की आय, सॉरी आयु है दोस्तों, ये आयु है ना, आयु है एज। इसकी आयु, जानवी की आयु 10 वर्ष बाद दोगुनी हो जाती है, जननी की दोगुनी बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। तो जानवी की वर्तमान आयु बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास 10x 4x है, और ये है हमारे पास x। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, तो मैं इसको 10 साल लिख दूँ, इसमें ऐड कर दूँ, और इसमें भी 10 साल ऐड कर दूँ। अब जो इनकी क्या हो जाती है, आयु हो जाती है, वो आयु हो जाती है जानवी जननी से 2 गुना बड़ी हो जाती है, यानी कि 2/1 का अनुपात आ जाएगा। इनकी वर्तमान आयु बतानी, यानी कि ये वाली आयु बतानी, 4 वाली। तो आप इसको सोल्व करो, देखो ये हो जाएगा 4x प्लस के 10, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस के 20, 2x प्लस के 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस के 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू आपके पास 5 निकल के आ गई, उसने पूछा कि जानवी की वर्तमान आय बतानी है, तो जानवी की वर्तमान आय है कितनी, 4 यूनिट है, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 से कर दोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि जानवी अब जो है वो 20 वर्ष की है। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहना चाह रहा है, देखो। 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग का आधा है। यदि मुरली की आयु विजय की आयु की दोगुनी है, तो मुरली की आयु
वर्तमान आयु क्या होगी, मुरली की वर्तमान आयु बतानी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, समझो क्वेश्चन को ना, एक बार समझने की कोशिश करो और आप पाओगे, आंसर आपका निकल जाएगा। मैं मान लेता हूँ मुरली की जो आय है मेरे पास, वो मुरली की आयु को मैं मान लेता हूँ क्या, मुरली की आयु को मान लेता हूँ ए। ये हो जाएगा मुरली की आयु, मुरली की आयु हो जाएगी। मुरली की आयु, ठीक है। और बी में मान लेता हूं दोस्तों किसको, बी में मान लेता हूं विजय की आयु, विजय की आयु को मैं मान लेता हूं बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। उसने बोला है कि 18 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व, तो 18 साल पहले की बात करते हैं, तो a माइनस 18 हो जाएगा। 18 साल पहले चल रहे हैं ना, वर्तमान आयु मानी ये तो हमने। अब उसके b कितना हो जाएगा, विजय के 18 साल पहले, यानी कि b माइनस 18 हो जाएगा। अब उसने बोला कि 18 वर्ष पूर्व जो है दोस्तों, इनकी आयु का जो योग है, आयु का योग उनकी वर्तमान आयु का आधा है, तो इनकी आयु का योग निकाल दो। ये 18 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग हो गया। अब इनकी आयु का योग, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु है इनकी a प्लस के b, औसत टोटल है योग, इसका आधा है। अब इसको आप सोल्व करो, देखो ये हो जाएगा a प्लस के b हो जाएगा आपके पास, a प्लस के b माइनस के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों a प्लस के b अपॉन 2। ठीक है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे कि हो जाएगा 2a, 2a हो जाएगा ये आपके पास, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 36 दूनी 72। तो आपके पास आ जाएगा a प्लस के b, a प्लस के b बराबर आ जाएगा 72। ठीक है, 72 आ जाएगा आपके पास a प्लस के b, a प्लस के b 72 आ जाएगा। अब एक बात मुझे आप बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर उसने बोला है कि मुरली की आयु विजय की आयु की 2 गुनी है, यानी मैं कह सकता हूं कि a अनुपात b, a अनुपात जो b है ना दोस्तों, वो 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1 है, यानी टोटल कितना है इसका 3 यूनिट है। अब 3 यूनिट की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 72 दी हुई है। हमसे पूछा क्या गया है कि मूल्य की वर्तमान आयु बतानी, मूल्य की वर्तमान आयु यही है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 72 है, 24 से 72, 24 दूनी 48 वर्ष उसकी क्या आ जाएगी, 48 वर्ष आ जाएगी उसकी वर्तमान आयु। तो एक 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 2 यूनिट बराबर आ जाएगा 48। बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आगे। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 55। 3 बहनों की आयु निरंतर अनुपात में है, अगर दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है और अन्य 2 बहन की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु का कितना अंतर होगा। देखो ओके, देखो इसमें बोला है कि एक बहन ये है उसकी, और एक बहन ये है, और एक बहन बीच में है। अब ये निरंतर क्या है, निरंतर अनुपात में है, तो आप मुझे बताइए ये जो है ना, ये वाली जो बहन है और इसका जो अंतर है वो 7 वर्ष का है, 7 वर्ष का अंतर। ठीक है, 7 वर्ष का अंतर है, और ये वाली जो बहन है बीच वाली दूसरे नंबर की 12 वर्ष की है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब ये बोला है कि सबसे बड़ी बहन बतानी है किस, कौन सी आएगी। आप हिट एंड ट्रायल से जाओ, आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल से जाओ। अगर आप हिट एंड ट्रायल से जाओगे दोस्तों, अगर आप हिट एंड ट्रायल से जाओगे तो आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं मानता हूं, देखो 18, इसने बोला है कि अनुपात क्या है, अनुपात ना सेम है, इनका अनुपात सेम है, यानी मैं कह सकता हूं इनका जो अनुपात है ना वो है इनका, जैसे मैं मान लेता हूं पहली बहन को x मान लेता हूं, दूसरी बहन को y मान लेता हूं, तो इनका जो अनुपात है इस तरीके से, इस तरीके से अनुपात y अपॉन क्या, y अपॉन z। मैं मान लेता हूँ तीसरी बहन को z, पहली बहन मान ली, दूसरी बहन, ये तीसरी बहन मान ली, तो x अपॉन y, y अपॉन z होना चाहिए। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से जाता हूँ तो मैं मान लेता हूँ जो सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन की आयु मैं मान लेता हूँ 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष होगी इसकी आयु। अब 7 वर्ष कम हो जाएगी इसकी आयु, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी, 11। आप मुझे बताओ 11 अनुपात ये अनुपात बराबर बैठ रहा, कभी नहीं बैठेगा, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, 18 आंसर नहीं हो सकता। अब मैं मानता हूं दूसरा, अब मैं लेता हूं कि मैं मान लेता हूं दोस्तों, ये मान लेता हूं कि मैं मान लेता हूं 16, 16 अगर ये है तो ये 9 हो जाएगी, अगर बड़ी बहन 16 की है तो 9 हो जाएगी, तो 9 अनुपात 12 बराबर कर दो आप 12 अनुपात 16, तो देखो बराबर आ रहा है। 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 बार कटेगा, यानी कि दोनों क्या आ जाएंगे, समान अनुपात में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बड़ी बहन की जो आयु हो जाएगी वो बड़ी बहन की आयु हो जाएगी 16 वर्ष। हिट एंड ट्रायल से आप यहाँ पे जा सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 55 क्वेश्चन मेरे पास क्या कहना चाह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कल मैंने आपको मॉक में भी कराया था। शिवाजी और प्रभु के आयु का अनुपात क्या है, 11 अनुपात 7 है।
8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11 हो जाता है। उनकी आयु का अंतर बताना कितना हो जाएगा। देखो आयु का अंतर कितना होगा ये बताना है, ठीक है। 11x मान लेता हूँ इसको, मैं इसको मान लेता हूँ 7x। 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी कि 8 इसमें जोड़ देता हूँ प्लस के 8 इसमें जोड़ देता हूँ, और ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 15/11 के। तो 11 के मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 121 हो जाएगा, 121x प्लस 11 88 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 15 सत्ते 105 और प्लस 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो आप पाओगे ये हो जाएगा आपके पास 16x और ये बराबर हो जाएगा आपके पास 32 होगा ना, हाँ 32 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इनका क्या बताना है, इनका अंतर बताना है, इनकी आयु का अंतर। तो इनकी आयु का अंतर है कितना, 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, यानी कि 4x अंतर है। तो 4 की मल्टीप्लाई आप जब 2 से करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इनका अंतर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, कलम और बैंकट की आयु का अनुपात कितना है। कलम और बैंकट की आयु का अनुपात 8:7 है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 13:12 हो जाता है, ठीक है। 5 ही बढ़ रहा है तो 5 यानी कि 4 हो जाएगा, और उनका अंतर बताना है, ये आ जाएगा 5 5 7 4 आंसर आ जाएगा इसका। कैसा आएगा बताता हूँ। देखो ये 8 अनुपात है और ये 7 अनुपात है, 8:7। अब जो 20 वर्ष बढ़ने के बाद उनका क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा 13:12। आप मुझे बताओ अगर 20 वर्ष दोनों में बढ़ाए तो दोनों का रेशियो भी सेम हिसाब से बढ़ना चाहिए, और इनका रेशियो भी सेम हिसाब से बढ़ रहा है। देखो ये भी 5 यूनिट बढ़ रहा है और ये भी 5 यूनिट बढ़ रहा है। तो 5 यूनिट बढ़ रहा है तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। और इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर है 1 साल, 1 यूनिट का ही। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगी 4। तो अंतर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। 5 क्वेश्चन और आपके रह गए, आप संयम बना के रखें और क्लास को पूरा जरूर देखना। एक छात्र ने जितनी सही उत्तर प्राप्त किए उतने उससे 2 गुने गलतियां की। यदि उसके कुल अंक 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो उसके कितने प्रश्न के सही उत्तर प्राप्त हुए। इसने कहा कि एक एक क्या है, एक छात्र ने कितने जितने सही उत्तर दिए हैं उससे दुगने उसने गलत उत्तर दिए हैं, उसको बताना है। अगर उसने 48, देखो इसने बोला है कि सही में मान लेता हूँ 1 है तो गलत है 2, तो 2:3 के 1:2 के अनुपात में है, और टोटल कितने हैं, टोटल है 3 अनुपात, यानी कि 3 यूनिट है। और इस 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी, कितने उत्तर दिए उसने 48, तो 12 आ जाएगा, 16 से 48 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि सही उत्तर कितने दिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा 1 गुणा कितना 16, यानी कि 16 उसने सही उत्तर दिए हैं। 16 सही उत्तर दिए और 32 गलत उत्तर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 58 की। देखो एक कर्मचारी एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है, ठीक है। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले गए, इसने बोला एक तो वरिष्ठ अधिकारी है यानी कि सीनियर ऑफिसर में बोल देता हूँ एसओ, और दोस्तों सचिव बोल देता हूँ सेक्रेटरीट यानी कि एससी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले गए तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं। अगर 15 वरिष्ठ क्या चले गए, छुट्टी पर चले गए, उसके बाद क्या होगा, 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रह गए। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने सचिव थे, ठीक है। देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। अगर आप हिट एंड ट्रायल से करना चाहो तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, और आप अगर वैसे जाना चाहो बेसिक से तो बेसिक से भी जा सकते हो। लेकिन बेसिक से क्या रहेगा, बेसिक से ना थोड़ा सा टिपिकल्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि आप जाओ इससे उससे ही आप इसको हिट एंड ट्रायल से करके देखो। देखो मैं मान लेता हूँ कि वरिष्ठ जो मेरे पास सचिव थे, शुरुआत में जो सचिव थे मैं मान लेता हूँ सचिव। अगर मैं मानूं कि सचिव मेरे पास जो थे दोस्तों, वो मेरे पास सचिव थे 30 सचिव में मान लेता हूँ, 30 सचिव थे मेरे पास, ठीक है। अब इसने बोला कि 15 सचिव छुट्टी पर चले गए। 15 सचिव अगर छुट्टी पर चले गए तो 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 15 सचिव बचेंगे। अब बचेंगे यहाँ पे कितने, 15 सचिव हमारे पास बचेंगे। समझ गई बात, समझ में आप। अब उसने बोला तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे।
अब प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से जो वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे, सीनियर ऑफिसर जो हो जाएंगे, वो 30 हो जाएंगे टोटल, है ना। टोटल 30 हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, टोटल वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे इतने। 2 वरिष्ठ अधिकारी एक सचिव के ऊपर, ध्यान से समझना है आपको ना, ध्यान से समझना है। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी क्या चले जाएंगे, छुट्टी पर चले जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि भैया वरिष्ठ अधिकारी है ही हमारे पास 30, तो 45 को छुट्टी पे कैसे भेज देंगे? तो यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी हम लेते हैं 40 अगर हमारे पास सचिव है, उसमें से दोस्तों कितने सचिव चले गए हमारे पास? हमारे पास 15 सचिव क्या चले गए, लीव लिए गए, लीव पे चले गए। अब बचेंगे कितने? आप बोलोगे यहाँ पे बचेंगे 25, तो 25 बचेंगे हमारे पास सचिव। और प्रत्येक सचिव पे कितना अधिकारी है? एसओ कितना हो जाएगा? प्रत्येक सचिव पे 2 है, यानी कि 50 इसके पास एसओ हो जाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी आपके पास कितने? 50 हो गए। अब उसने बोला कि उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं। ठीक है, 45 वरिष्ठ अधिकारी क्या चले जाते हैं? छुट्टी पर चले जाते हैं। तो 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले गए, इन्होंने लीव पर चले गए, तो यहाँ पे बचेंगे कितने? आप बोलोगे 5 वरिष्ठ अधिकारी हमारे पास बचेंगे, 5 वरिष्ठ अधिकारी हमारे पास बचेंगे। और इसने बोला कि जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव है। तो देखो प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव है कि नहीं? 25 सचिव है और 5 वरिष्ठ अधिकारी है, तो प्रत्येक के पास 5 है कि नहीं है? बोलो 5 है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में? देखो मैंने ना थोड़ा सा ऑप्शन से करके बताया है आपको, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भैया क्या क्या लिख दिया, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 59 की। शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्ति का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हो जाएंगे? ओके, अगर 1280 है दोस्तों, 1280 कितने हैं टोटल है? इसने बोला है कि 15 छात्र हैं और एक शिक्षक है, 15 छात्र हैं और एक शिक्षक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक शिक्षक पे 15 छात्र हैं, एक शिक्षक पे 15 छात्र है, तो यानी कि 1:15 इनका अनुपात आ जाएगा। यानी एक अगर ये है शिक्षक है, ये अगर एक बार एक टीचर है और इतने स्टूडेंट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 16 यूनिट। बोलो 16 यूनिट हो जाएंगे नहीं? अब हमें टोटल कितना दिया हुआ है? ये टोटल दिया हुआ है, तो 16 यूनिट ये हो जाएगा। अब 16 यूनिट हमें निकालना कितना है कि समूह में कितने शिक्षक है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो 16 8 128 होते हैं, यानी कि 80 क्या हो जाएंगे दोस्तों? 80 हमारे पास शिक्षक हो जाएंगे, 80 टीचर हो जाएंगे, टीचर। ठीक है, 80 टीचर हो जाएंगे। आंसर आ गया हमारे पास बी ऑप्शन। बोलो आगे आपको बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलो कि आगे आपको बात समझ में है? आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 60 नंबर की। देखो 3 कंटेनरों पीले, सफेद और काले में 120 कंचे रखे गए हैं। सफेद और पीले कंटेनरी में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं। इसने बोला है एक तो येलो है, एक वाइट है दोस्तों, और एक है हमारे पास ब्लैक। और टोटल जो कंचे इसने बोले हैं, टोटल कंचे बोले हैं 120। इसने बोला है दोस्तों, इसने बोला है हमें क्या? इसने बोला है कि सफेद और पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से, सफेद और पीले यानी कि ये संयुक्त रूप से बाई प्लस के डब्लू, संयुक्त रूप से की तुलना में जो काला कंटेनर उसकी तुलना में 2 गुने है, यानी कि जो ब्लैक है इनका जो अनुपात आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि काले कंटेनर में यानी कि बी जो है, साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं, यानी कि ब्लैक और येलो का जो रेशियो आ जाएगा, ब्लैक और येलो का, वो कितना हो जाएगा? काले कंटेनर में ना 2 गुने है, तो 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। अब तो सफेद कंटेनर बताना है कितना हो जाएगा। ओके, आप एक बात मुझे बताइए, ये कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे आपके पास 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है हमें, भाई 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, इस 3 यूनिट बराबर दे रखा है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 40, यानी मैं कह सकता हूं कि जो बी है ना, बी हमारे पास यानी ब्लैक वाले जो है उसमें 40 कंचे हैं। अगर दोस्तों उसके पास यहाँ 40 कंचे हैं,
यहाँ पे अगर उसके पास 40 कंचे हैं और इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास 80 कंचे हो जाएंगे, 80। आगे बात समझ में, अगर इसके पास 40 कंचे हैं तो यानी मैं कह सकता हूं कि 2:1 के अनुपात में, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक चीज आपसे यहां से समझो, मुझे बताइए अगर बाई के पास कितने 20 कंचे हैं तो डब्लू यानी कि वाइट के पास कितने हो जाएंगे, ये टोटल मिला के कितने कंचे हैं इनके पास, टोटल मिला के 80 हैं, और 80 में से आप 20 माइनस कर दो, 20 अगर माइनस कर दोगे तो बचेंगे कितने, 60 बचेंगे, यानी कि वाइट वाले के पास जो है, वाइट वाले के पास 60 कंचे हैं, 60। आगे ना आपको बात समझ में, वाइट वाले के पास कितने कंचे हैं, वाइट वाले के पास दोस्तों, वाइट वाले के पास कितने कंचे हैं, वाइट वाले के पास आपके पास 60 कंचे हैं। बोलो इतनी बात आपको आगे समझ में कि नहीं आ गई? आप मुझे बताओगे इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई, बोलो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना, जैसे जैसे हमें दिया हुआ था हमने वैसे वैसे कर दिया, इनका अनुपात दिया होता, पहले इनकी वैल्यू निकाल ली, फिर जो बी की वैल्यू हमें दी हुई है उससे इसकी वाई की वैल्यू निकाल ली, और बाई की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू हमें 80 दी हुई है, तो बाई की वैल्यू 20 है तो डब्ल्यू की वैल्यू 60 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 61 क्वेश्चन हमारे पास है, समानुपात का क्वेश्चन है। समानुपात मैंने आपको पढ़ाया था, समानुपात क्या होता है दोस्तों? समानुपात होता है कि समानुपात ऐसा होता है जैसे तीन संख्या, देखो तीन तरीके का समानुपात होता है आपको, एक तो होता है आपके पास द्वितीय द्वितीय समानुपात, एक होता है मीन होता है, एक चतुर्थम समानुपात समानुपात होता है। तो आप इसको समझेंगे, देखो समानुपात की मतलब होता है कि जैसे चार संख्याएं हैं तो ये हो जानी चाहिए जैसे हमारा 5/12 और बराबर होना चाहिए 29/57 के, ये समानुपात का मान है। इस तरीके से समानुपात होता है, तो आप समझेंगे। इसने बोला है कि के का क्या मान होना चाहिए, जो 5, 12 और 29 को प्रत्येक को समानुपात में क्या कर दे, प्रत्येक को समानुपात में रख दे। तो के का मान निकालना, हिट एंड ट्रायल लगाओ, कुछ नहीं करना, हिट एंड ट्रायल लगाओगे। 5 करोगे तो 0 आएगा, तो 0 का तो आंसर हो ही नहीं सकता। 4 करोगे 1 आएगा, 4 इसमें से करोगे कितना आएगा, 8, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 इसमें से माइनस करोगे 25 हो जाएगा, और 4 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, 53। तो 25 और 53 कहीं कहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 2 अगर माइनस करोगे तो 3 आएगा, 3/10 हो जाएगा। 2 इसमें से माइनस करोगे तो 27 आएगा, 27 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 इसमें से माइनस करोगे 55 आएगा। ठीक है, एक बार को आप इसको काट के देखो, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 अगर माइनस करोगे, 3, ये भी नहीं हो सकता। 3 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2, 2/9 आ जाएगा दोस्तों। 3 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3, 26, और 26 बटे कितना हो जाएगा, 3 इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। ठीक है, 26/54 हो जाएगा, और 26/54 हो जाएगा, तो आप इसको काट सकते हो क्या, बोलो भाई, काट सकते हो क्या? आप इसको काट सकते हो, बोलो, क्या आप इसको काट सकते हो? देखो, इसमें से 3 माइनस करा मैंने, इसमें से 3 माइनस करा तो 26 आया, और अगर मैं दोस्तों इसमें से 3 माइनस करता हूं तो 54 आएगा। ठीक है, तो 13 तो 52 होता है यार, ये कट जाएगा ना, कटना तो चाहिए यार, ये 9 बचेगा, ये बात भी ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 13 से कट जाएगा, और ये 9 आना चाहिए, यानी कि ये कटेगा हमारे पास। एक काम करो, मैं गलती कर रहा हूँ ना, एक गलती हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक गलती हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें जोड़ना है और हम कर रहे हैं माइनस, तो ये मेरी गलती है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। हम माइनस कर रहे हैं, हमें जोड़ना है दोस्तों, जोड़ना। तो नीचे से ही लेके चलो, आप नीचे से लेके चलो, 3 जोड़ दो, 3 अगर इसमें जोड़ोगे तो 8 आएगा, 3 इसमें जोड़ोगे तो 15 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, और 3 इसमें जोड़ोगे तो 60 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 से कट जाएगा 8 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार, तो ये बराबर हो गया, तो यानी कि 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 62। इसमें घटाना है दोस्तों, इसमें ना घटाना है, इसमें घटाना है, तो आप समझो 10, 18 और 14 को अनुपात में बनाना है, यानी कि 10/18 होना चाहिए, और ये हो जाएगा 14/26। अब इसमें से क्या घटाना है, तो मुझे बताओ, अगर मैं 8 घटाता हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2। अगर मैं इसमें से 8 घटाता हूँ दोस्तों, तो ऑप्शन से हम जाते हैं, पहला ऑप्शन अगर मैं ट्राई करता हूँ तो इसमें से 8 घटाता हूँ, और इसमें से भी 8 घटाता हूँ,
इसमें से भी अगर मैं 8 घटाता हूँ, इसमें से भी 8 घटाता हूँ, तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2 बटे कितना, 2/10। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 घटाएंगे 6 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 18। ठीक है, ये बचेगा 18। तो क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा, हम ऑप्शन नंबर 2 चेक करके देखते हैं। देखो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 4 जाएगा, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये बोलो। 4 से कटेगा 3 बार, 1/3 हो जाएगा। ये कट रहा है 3 बार, नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हम चेक करके देखते हैं, दूसरा अगर हम चेक करके देखते हैं, तीसरा ऑप्शन, 4 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो 4 अगर माइनस करता हूं 6 आएगा, 4 इसमें से माइनस करता हूं 14 आएगा, 4 इसमें से माइनस करता हूं 10 आएगा, 4 इसमें से माइनस करता हूं कितना आएगा, 4 इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं तो 22 आएगा। कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा समानुपात में, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दोस्तों कौन से की, अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो लास्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, लास्ट ऑप्शन की, देखो 2 माइनस करना है हमें, तो ये 8 आएगा, इसमें से 2 माइनस करना है 16 आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे 12 आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे 24 आएगा। ठीक है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ये कटेगा आपका कितने बार, 4 से कटेगा 2 बार, और 4 से कटेगा ये 4 बार, या 1/2 आ जाएगा, और 12 से कट जाएगा 24 बार, यानी कि ये भी 1/2, यानी ये ऑप्शन मैच करके हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा क्लास आपको एकदम समझ में आई होगी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो ये टेलीग्राम चैनल हमारे पास है, इसका हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं, और आप यहाँ पे सारी पीडीएफ, आपको जितनी भी आपको क्लास यहाँ पे कराई जाती है, सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो उम्मीद करूंगा क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कल की क्लास में, कल हमारा क्या होने वाला है, मॉक टेस्ट नंबर 11 होने वाला है, 11 मॉक टेस्ट नंबर 11 हमारे पास होने वाला है। और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और हो सके तो चैनल पे आए